हेलो डियर स्टूडेंट्स, ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, दैट इज फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अगर हम ये कहें कि इस टॉपिक को अगर मैं इस पर्टिकुलर इस लेक्चर में सब समेट के रख दूं तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा इतना वाइड सब्जेक्ट है कि इसको किसी लाइन्स में या किसी लेक्चर में बाउंड करना नॉट बी पॉसिबल। तो आज सबसे पहले इस लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की। आज आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि फिजिक्स क्या होती है और ये कौन सी इस पर्टिकुलर इस ब्रांच ऑफ साइंस में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, आज आपको देखने को मिलेगा। आज आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि टेक्नोलॉजी होती क्या है और फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में अंतर है क्या, और जो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों आपस में कैसे एसोसिएटेड है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने इस ब्लैक बोर्ड पे लिस्टेड किए हुए हैं। ये जितने भी एग्जांपल हैं सारे टेक्नोलॉजी के एग्जांपल हैं। अब यहाँ पे इस एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन एग्जांपल्स के पीछे जितनी भी टेक्नोलॉजी आपकी है, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी में आई है, इनके पीछे फिजिक्स का क्या मेजर रोल रहा है, कि फिजिक्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज टेक्नोलॉजी। ओके, एंड फाइनली आई विल टॉक टू सोसाइटी। अब फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ कैसा एसोसिएशन है, एंड देन फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी कैसे एसोसिएट है सोसाइटी के साथ, ये भी मैं इस चीज को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक रहेगा बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और आप जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल ज्ञानशील स्कूल ऑफ फिजिक्स को अगर जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और उसके बाद इस वीडियो को, जो मेरा आज का जो लेक्चर है, शुरू से लेके लास्ट तक इसमें बने रहिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स मैं आज आपको देने वाला हूं। सबसे पहले बात आती है फिजिक्स की। अब जब भी कोई चीज हम इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई नई ब्रांच इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमें सबसे पहले उस ब्रांच के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आपके पास जो साइंस है, साइंस में एक नेचुरल साइंसेज की जब आप बात करते हैं, जब भी कोई नेचुरल साइंसेज का जब कंसेप्ट आता है, तो नेचुरल साइंसेज में आप फिजिक्स है, आपका उसका सब डिसिप्लिन, केमिस्ट्री है, आपका बायोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, दे आर ऑल डिसिप्लिन ऑफ नेचुरल साइंसेज। और जितने भी आपके पास नेचुरल साइंसेज की जब भी जिक्र आता है, तो नेचुरल साइंसेज में जो सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल ब्रांच ऑफ साइंस है, दैट इज फिजिक्स। तो आप सोच सकते हैं हाउ इंपॉर्टेंट इज द फिजिक्स। ये जो सब्जेक्ट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्ले मेजर पार्ट, एक कोर पार्ट का रोल प्ले करता है इन ऑल अमंग ऑल द ब्रांचेस ऑफ साइंस। सबसे पहले तो फिजिक्स है जो वर्ड है, हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। इसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका ग्रीक में जिसका मीनिंग है नेचर। तो इट मीन्स इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। अब बात आती है कि जो नेचर में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, ये कौन से नेचुरल फेनोमेना है। पहले इन चीजों के ऊपर हमें समझना है कि नेचुरल फेनोमेना होते क्या हैं। बहुत सिंपल से, बहुत कॉमन से एग्जांपल्स मैं आपको देने वाला हूं, आप ध्यान से सुनिए। जैसे आप मॉर्निंग में जब आप देखते हैं कि सनराइज इन द ईस्ट एंड इन द इवनिंग सेट इन द वेस्ट, ओके, दिस इज द नेचुरल फेनोमेना, राइट, दिस इज द नेचुरल फेनोमेना। अब आप देखते हैं कि जब एक पर्टिकुलर कंडीशन में देयर इज ए डिस्प्ले ऑफ ब्यूटीफुल कलर स्पेक्ट्रम दैट इज कॉल्ड रेनबो। जब रेनबो का डिस्प्ले आपका होता है तो दैट इज आल्सो नेचुरल फेनोमेना। ओके, आपके सीजनल चेंजेस हैं, मानसून सीजन के बाद ऑटम के बाद विंटर एंड देन स्प्रिंग, राइट। तो इस तरह से दीज आर द सीजनल चेंजेस। इन सीजनल जितने, दिस इज आल्सो नेचुरल फेनोमेना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे नेचर में और हमारे आसपास घट रही हैं, जिन उन सब की स्टडी आती है फिजिक्स में। अब इसके बाद बात आती है कि ये कौन से जो हमारे पास जो नेचुरल फेनोमेना है, इनके पीछे कौन सी ऐसी ऑपरेटिंग पावर है जो इनको ऑपरेट किया हुआ है, कौन सी ऐसी सुप्रीम पावर है जो इस पूरे नेचुरल जो फेनोमेना है इनको ऑपरेट कर रही है। ऐसी कौन सी पावर है जो अर्थ को विवश कर देती है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने पे।
ऐसी कौन सी पावर है जिसकी वजह से सीजनल में चेंजेस आते हैं? ऐसी कौन सी पावर है जिससे दिन और रात बनते हैं? ऐसी कौन सी हमारे पास नेचर में पावर है जिसकी वजह से अर्थ रिवॉल्व अराउंड, अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस, राइट? 24 आवर्स में एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करती है अबाउट इट्स एक्सिस. इट मीन्स देयर आर सम रूल्स, सम लॉज जो इन सिस्टम्स को ऑपरेट कर, इस नेचुरल जो जितने भी नेचुरल फेनोमेना इनको ऑपरेट किया जा रहे हैं. अब उन नेचुरल फेनोमेना को जो चीजें ऑपरेट कर रही हैं, जो लॉ उनको गवर्न्स कर रहे हैं, उनको रूल्स कर रहे हैं, हमें उन चीजों को एक्सप्लोर करना है. वो सब फिजिक्स में आता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल कि चलिए एग्जाम्पल्स तो मैं इसके साथ ही अब कोशिश करूंगा कि इसके साथ ही आपको रिलेट करूं. तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए का जो जितने भी नेचुरल जो प्रोसेसेस हैं, नेचुरल फेनोमिनल्स हैं, उनके पीछे एक्चुअली ऑपरेटिंग, उन सिस्टम को चलाने वाली ऐसी कौन सी पावर है, उसको उन सब की स्टडी, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स. ओके, अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की. अब टेक्नोलॉजी पे जाने से पहले मैं एक चीज आपको रिमाइंड करवाना चाह रहा हूं. बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको जानते भी होंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी? क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन में भी रहते हैं कि डिस्कवरी क्या है और इन्वेंशन क्या चीज है. कब हम किस चीज को कहेंगे दैट इज अ डिस्कवरी, और कब हम किस चीज को कहेंगे दैट इज एन इन्वेंशन. तो बहुत सिंपल सी चीज है. जो डिस्कवरी है, टू मीन किसी चीज को डिस्कवर करना, और किस चीज को डिस्कवर करना जो ऑलरेडी इज देयर, जो उस सिस्टम में है परंतु अभी तक हमने उसके बारे में जानते नहीं है, राइट? एग्जिस्ट कर रही है परंतु अभी हिडन है, हम उसके बारे में जानते नहीं है. जिस दिन हमने उसके बारे में जान लिया, जिस व्यक्ति ने उसके बारे में जान लिया, तो दैट्स कॉल्ड डिस्कवरी. ओके, फॉर एग्जाम्पल न्यूटन ने एक लॉ दिया जिसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप सभी जानते हैं, आपने अपने इस लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है. जो क्या न्यूटन से पहले वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था? एग्जिस्ट करता था, परंतु ही वॉज अ न्यूटन जो उसने उसको एक्सप्लोर किया, उसको जाना, उसको समझा और उसको प्रोड्यूस किया, राइट? तो दैट इज द डिस्कवरी. अब जो इन्वेंशन है, जो इन्वेंशन मीन्स जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना, मीन दैट इज द मॉडिफिकेशन. यू कैन से दैट इज द मॉडिफिकेशन. या मान लीजिए किसी चीज ने कोई चीज डेवलप कर दी है और डिजाइन कर, हम क्या कहते हैं, कोई दूसरी जनरेशन आती है, नेक्स्ट जनरेशन आती है, तो उसको उसमें क्या कहते हैं, उसमें इनोवेशन लेके आती है, उसको मॉडिफाई कर देती है अकॉर्डिंग टू देयर क्रिएटिविटी, तो उसको हम कहते हैं इन्वेंशन. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं 50 ईयर्स पहले इंजन जो टेक्नोलॉजी, जो इंजन की बात करूं, तो इंजन जो था उस वक्त लो एफिशिएंट थे, उनकी एफिशिएंसी लो थी. बट आफ्टर जैसे जैसे हम टाइम के हिसाब से जैसे जैसे आगे को लीड कर रहे हैं, तो इंजन की जो एफिशिएंसी है डे बाय डे इंप्रूव हुई, राइट? इंजन की एफिशिएंसी जो है, जो पहले जो इंजन थे वो लो एफिशिएंट थे, आज जो है उनकी एफिशिएंसी ज्यादा इंप्रूव्ड है, क्योंकि दैट इज द क्रिएटिविटी, दैट इज द मॉडिफिकेशन द टेक्नोलॉजी. तो दैट इज कॉल्ड इनोवेशन. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड डिस्कवरी एंड इनोवेशन. अब आते हैं टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के जो एग्जाम्पल्स हैं. यहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिस्टेड किए हैं, आप वीडियो के साथ बने रहिए. बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको इसके साथ रिलेट करने वाला हूं, आपके साथ डे टू डे लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि उनको रिलेट करूं. सबसे पहले तो आती है इन्वेंशन ऑफ अ फील्ड. मैंने यहाँ पे इन्वेंशन वर्ड यूज किया है, आप बहुत सारी टेक्स्ट बुक में इसकी यहाँ पे डिस्कवरी भी ले सकते हैं, क्योंकि नो बॉडी नो हु एक्चुअली इन्वेंट या हु एक्चुअली डिस्कवर द फील्ड. पहिए का आविष्कार या पहिए का जो इन्वेंशन किसने किया, कब किया, अभी तक किसी को कोई खास जानकारी नहीं है. अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें, सिविलाइजेशन में जाते हैं, अभी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में बात करें, आपकी इजिप्ट की सिविलाइजेशन में की तरफ चले जाएं, हड़प्पा और सिंधु जैसी सिविलाइजेशन का जब जिक्र आता है तो हम देखते हैं कि उस वक्त जो
पहिए का जो आविष्कार था उसने उस समय की सिविलाइजेशन के ऊपर हैड इंड्यूस ए ग्रेट इम्पैक्ट। उस वक्त की सिविलाइजेशन में ग्रेट रेवोल्यूशन लेके आया था डिस्कवरी ऑफ अ व्हील। ओके, देन नेक्स्ट टू स्टीम इंजन। जब भी हम स्टीम इंजन का जिक्र हमारे ध्यान में आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो स्टीम इंजन के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, तो उन सबके ध्यान में आता है जब किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। डिस्कवरी वहां पे हम पूछते नहीं है, जनरली हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन। हम इस चीज की बात नहीं करते हैं कि हु डिस्कवर्ड स्टीम इंजन। तो हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, तो दैट इज अ जेम्स वॉट। तो जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, सॉरी इन्वेंशन किया। अब बात आती है कि स्टीम इंजन का जो इन्वेंशन है जेम्स वॉट ने किया, तो इसकी डिस्कवरी एक्चुअली की किसने? तो स्टीम इंजन डिस्कवर बाय 1712 में बाय थॉमस। थॉमस ने 1712 में स्टीम इंजन का डिस्कवरी किया, परंतु वो ज्यादा इसके बारे में इसका जो हम कहते हैं इसको एप्लीकेशन लेवल पे नहीं लेके आ पाया, उसके ऊपर ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया उस इंजन को, बट ही डेवलप द आइडिया ऑफ स्टीम इंजन। तो क्रेडिट जो स्टीम इंजन को डेवलप करने का जो आइडिया का जो क्रेडिट जाता है दैट गोज टू थॉमस, बट जो उसका प्रैक्टिकल जो यूटिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं एक प्रैक्टिकल फॉर्म, जो एक मैकेनिकल फॉर्म में जिसको प्रेजेंट कर देना, दैट क्रेडिट गोज टू जेम्स वॉट। आफ्टर 64 इयर्स के बाद 1712 की मैं बात कर रहा हूं, जब थॉमस ने ये आइडिया जो आपका स्टीम इंजन डिस्कवरी किया, बट जो एक्चुअली उसको प्रैक्टिकल जो आपका उसके एप्लीकेशन की जब बात करें तो जेम्स वॉट ने उसको इन्वेंट करके उसका मॉडिफिकेशन जो फॉर्म है सोसाइटी को दे दिया आफ्टर 64 इयर्स। और ये सारा का सारा 18th सेंचुरी में हुआ। तो इसलिए कभी हम कहते हैं कि जो 18वीं शताब्दी है, 18th सेंचुरी का जो पीरियड रहा है, दैट पीरियड वाज अ ग्रेट पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किसकी वजह से आई? जिसको हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति आई है आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। क्लियर? अब स्टीम इंजन के बाद इसके बाद जैसे जैसे साइंस अप्रोच फिजिक्स में डेवलपमेंट होता गया, अब सबसे पहले तो बात आती है कि इस स्टीम इंजन के पहले जो आइडिया एक्चुअली आया कहां से? स्टीम इंजन से पहले इसको डिजाइन करने का जो आइडिया कहां से आया? तो आइडिया कम्स फ्रॉम फिजिक्स। और फिजिक्स की जो ब्रांच है जिसमें कहते हैं हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, एक पर्टिकुलर ब्रांच है सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स का, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम स्टडी करते हैं आपका हीट वेव्स, रेडिएशन, टेम्परेचर एंड एटसेट्रा। तो इन सब की जो स्टडी होती है आपकी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आती है। तो वहां से हमारे जो डिफरेंट लॉज हैं फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये इस बार थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपको 10+1 के सिलेबस में एक एक्सक्लूसिव एक यूनिट है, आपको काफी डिटेल में वहां पे पढ़ने को मिलेगा। तो एक्चुअली उसके पीछे दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। जैसे जैसे थर्मोडायनेमिक्स में एडवांसमेंट होती गई और हमने स्टीम इंजन को स्विच ओवर टू हीट इंजन। हम स्टीम इंजन से कहां चले गए? हीट इंजन, राइट। तो हीट इंजन जैसे जैसे मैंने कहा कि आफ्टर 50 इयर्स पहले की अगर हम बात करें, राइट, तो 50 इयर्स से पहले की बात करें, जो हमारे पास जो हीट इंजन थे वो लो एफिशिएंट थे। इट मीन जब हम ज्यादा इनपुट देने पे हमें उतना आउटपुट नहीं मिलता था। तो आज के इंजन आपके सामने हैं, आपके समक्ष हैं। जो आज के इंजन जो है हैव वेरी हाई एफिशिएंट, मीन जितनी हम इनपुट देते हैं लगभग हमें उतनी आउटपुट तो नहीं मिलती है, क्योंकि नो इंजन, कोई भी ऐसा इस यूनिवर्स में ऐसा इंजन नहीं है जिसका 100% आउटपुट है, मीन जिसकी 100% एफिशिएंसी। अभी तक ऐसा नहीं आया, कोई भी ऐसा इंजन अभी डेवलप नहीं किया गया है, परंतु वी आर अप्रोचिंग टू 100%, राइट। एंड देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कम्युनिकेशन। आप इसको कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन।
जब भी आपका कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन का जब भी जिक्र आता है तो आपका ध्यान कहाँ चला जाता है? बैक टू हिस्ट्री। मैंने कहा कि आप इस सब्जेक्ट को, जो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है आज का लेक्चर है, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। आप थोड़ा सा इस फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने की और इसको फील कीजिए और अपने आप को बैक टू हिस्ट्री ले जाइए। उस समय की बात कीजिए जब कम्युनिकेशन जो था वो मैन टू मैन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन था। कोई भी ऐसा चैनल नहीं था जिसमें से कोई ऐसे जिस तरह के आज के चैनल हैं, ऐसा उस वक्त नहीं था। तो आप उस वक्त की सोच सकते हैं कि जब 100 मीटर के डिस्टेंस में भी अगर हमने बात करनी होती थी किसी व्यक्ति से, अपने फेलो फ्रेंड से, तो उस वक्त इतना क्लियर कट पॉसिबल नहीं था थ्रू केबल वायर, राइट। आज ड्यू टू एडवांसमेंट इन द फिजिक्स, अब फिजिक्स, सबसे पहली बात यह कि फिजिक्स का टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कैसे रोल है। फिजिक्स में हम सबसे पहले इसमें जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो सेमीकंडक्टर जो हमारी फिजिक्स है, उसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हुआ। विद एडवांसमेंट इन द सेमीकंडक्टर फिजिक्स में जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है, हम इन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। अब सबसे पहले है कि इसके पास जो टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन के पीछे बेसिक आइडिया कहां से आया। तो इससे पहले जो मेन दो कारण हैं जो बेसिक आइडियाज के लिए, वन इज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड इज द लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। जब दो फील्ड्स थी, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ने आइडिया जनरेट किया एंड लीड टू डेवलप कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। विद एडवांसमेंट इन सेमीकंडक्टर फिजिक्स में एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी डे बाय डे इम्प्रूव होती गई। अब यहां पे जैसे मैंने कहा, बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स मैं आज आपको देने वाला हूं। मैं इसी के ऊपर अभी स्टे हूं, जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और जो लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ने कैसे आइडिया जनरेट किया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। अगर फिर हम बैक टू हिस्ट्री जाएं, अराउंड अबाउट 400 बीसी की हम बात करें, जब थियल्स ने सबसे पहले डिस्कवर किया कि जब हम एम्बर को किसी बॉल के ऊपर रब करते हैं तो दैट एम्बर रिक्वायर ए खास प्रॉपर्टी उसमें डेवलप हो जाती है, जो लिटर्स को, जो डस्ट पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप अपने घरों में भी रिपीट कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको ऑब्जर्व भी किया है, राइट। तो दैट वाज द पीरियड ऑफ 400 बीसी। और उसके बाद लेटर ऑन आफ्टर अराउंड अबाउट 500 के बाद जो इस थेल्स की जब डिस्कवरी को नेक्स्ट जनरेशन ने इसको लीड किया, देन कम टू नो दैट, और इसी तरह से जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम वी कम टू नो दैट अबाउट द चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया कि दो तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और इस तरह से एक डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस, फिजिक्स की एक सब डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस हो गई, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आल्सो सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस, मीन चार्जेस विच आर एट रेस्ट। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी के लिए एक फील्ड डेवलप, एक पर्टिकुलर ब्रांच डेवलप कर दी गई, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, जितना भी चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट, उनके बारे में जितना भी काम हो रहा था अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरी तरफ पैरेलल में एक और ब्रांच डेवलप हो रही थी, उसके पैरेलल में, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में दैट इज द स्टडी ऑफ मैग्नेट, जो मैग्नेट है और मैग्नेट से कंसर्न जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन सब की स्टडी मैग्नेटिज्म। ये दोनों फील्ड्स आपस में ग्रो हो रही थी, दोनों अलग अलग थी, ठीक है। कुछ लॉ हमने इलेक्ट्रिसिटी में गवर्न किए, कुछ लॉ हमने मैग्नेटिज्म में गवर्न किए। फिर बाद में जैसे जैसे मैंने कहा साइंस एडवांसमेंट होती गई, तो फिर बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन ने कुछ पर्टिकुलर टाइम में उसने ये चीज एक्सप्लेन, इन दोनों के बीच एक रिलेशन स्टेब्लिश करने की कोशिश की, और देन स्टेब्लिश द रिलेशन कि देयर इज वेरी वेरी क्लोज एसोसिएशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत क्लोज एसोसिएशन है, और इसलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और जो मैग्नेटिज्म, जो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ फिजिक्स थी, वो उनको क्या कर दिया गया, उनको इकट्ठा कर दिया गया, जिसको कहते हैं यूनिफिकेशन।
जिसको आप यूनिफिकेशन थ्योरी ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं, कि जो चीजें जो आपस में लिंक करते हैं उनको इकट्ठा कर देना अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सिंगल सब डिसिप्लिन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, तो वहां से आइडिया जनरेट किया गया टू डेवलप द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज नेक्स्ट वन इज दैट डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको जो इस तरह का वर्ड आज पहली बार अटेंड कर पा रहे हैं, पहली बार ही लिसन कर पा रहे हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है। समटाइम्स वी कॉल एज न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, तो पावर मीन्स टू जनरेट द पावर। It is a reactor, it is a device which is used to, या which is designed, या which is developed to produce power। तो यहां से कौन सी पावर मिलती है हमें? यहां से हमें इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है। दिस जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। इस पर्पज के लिए इसका डेवलपमेंट किया गया न्यूक्लियर रिएक्टर का। अब बात ये आती है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो डिजाइन करने के पीछे बेसिक लॉजिक क्या है, फिजिक्स का कौन सा ऐसा लॉ है, कौन सा ऐसा रूल्स है, थ्योरी है जिसके पीछे, जिसने न्यूक्लियर रिएक्टर को लीड किया। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल इसमें आपको यहाँ पे पार्ट आपको डिलीवर करने वाला हूं, आप ध्यान से सुनिए। यू नो अबाउट द एटम, बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है जो जिसको हम नेकेड आई से नहीं देखते हैं। तो एवरी सब्सटेंस इज मेड ऑफ एटम। तो एटम के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी हुआ। डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी, अपने अपने मॉडल प्रेजेंट किए। चाहे हम बोर मॉडल की बात करें, डाल्टन मॉडल की बात करें, चाहे हम रुदरफोर्ड की बात करें। तो रुदरफोर्ड ने जब 1933 में उसने एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन किया कि एटम जो है स्फेरिकल नेचर का होता है और उसके सेंटर में एक हार्ड कोर होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और उसके अराउंड एम्प्टी स्पेस होता है। उसके अराउंड क्या होता है? एम्प्टी स्पेस, और उसमें इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है। एट दैट टाइम रुदरफोर्ड ने ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया कि वी कांट जनरेट, वी कांट ट्रैप एनर्जी, वी कांट generate या we can't trap energy from the atom. But later on, a couple of years, आपका हन एंड मेटनर in 1938 में एटम से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर दी, एटम से एनर्जी ट्रैप कर दी। आई एम रिपीटिंग, 1933 में जिसने एटम को स्टडी किया, एटम का बेस्ट फाइंड स्ट्रक्चर किया, उसने आइडिया को जनरेट कर दिया कि किसी एटम में इतनी एनर्जी हो ही नहीं सकती कि हम उस एनर्जी को ट्रैप कर सकते, क्योंकि एटम के अंदर इतनी एनर्जी है ही नहीं। ओके, परंतु 1938 में हन और मेटनर ने उस एटम से न्यूक्लियर इंड्यूस, आपको जिसको कहते हैं न्यूट्रोनो इंड्यूस फ्यूजन ऑफ यूरेनियम से एनर्जी जनरेट कर दी। तो हम क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो आज जो फिजिक्स के रूल्स हमने गोवान्स डिस्कवर कर लिए, जो लॉ डिस्कवर कर दिए, उसके इमीडिएटली हम उसको एप्लीकेशन लेवल पे ले आए, उनको एप्लीकेशन लेवल पे ले आए, राइट। तो इट टेक्स समटाइम टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। जब कोई चीज उस वक्त जब डिस्कवर हुई तो ऐसा लगता है कि इससे ये चीज होने वाली नहीं है, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म ये यहां तक नहीं जा सकती। बट इन लेटर ऑन क्यों हमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिले हैं कि लेटर ऑन वो फेलियर, जो हमारी मिसकंसेप्शन जो फेलियर हुई हैं, जैसे रुदरफोर्ड के केस में। तो टेक्नोलॉजी, सबसे पहले मैं यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बात करने वाला हूँ कि जो टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन तो स्टडी कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी, आप माइंड कर लीजिए कि टेक्नोलॉजी दैट इज द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द फिजिक्स। जितने भी फिजिक्स के लॉ हैं, रूल्स हैं, उन सब का एप्लीकेशन लेवल इज अ टेक्नोलॉजी। क्लियर। अब इसके बाद न्यूक्लियर, वी विल स्टे ऑन द न्यूक्लियर रिएक्टर। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाह रहा हूं। आइंस्टाइन ने एक रिलेशन दिया, अल्बर्ट आइंस्टाइन वेल नोन साइंटिस्ट, और हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट उसके बारे में जानता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने
एक फेमस रिलेशन जिसको फेमस इक्वेशन कहते हैं, मास एनर्जी इक्वेशन, इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। हियर इज एनर्जी, डेल एम मास डिफेक्ट, एम सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। दिस रिलेशन जो आइंस्टाइन ने कब दिया था? 1905 में, जब उसने रिलेटिविटी थ्योरी पे उसका जो मेन वर्क था अल्बर्ट आइंस्टाइन का, दैट इज कंसर्न टू रिलेटिविटी, राइट। तो उस वक्त उसने इक्वेशन स्टेब्लिश की और आइंस्टाइन ने ये कहा इस रिलेशन में हम एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहां पे सबसे पहले तो बात आती है कि यहाँ पे मास डिफेक्ट है क्या चीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन रहते हैं कि अब वो आइंस्टाइन का रिलेशन पढ़ लिया कि हम एनर्जी को मास में और मास को कैसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आइंस्टाइन के अगर थ्योरी को अगर हम जब इस रिलेशन को इक्वेशन को स्टेब्लिश किया, देन टेक्नोक्रेट्स ने जब इस इक्वेशन को स्टडी किया, आइंस्टाइन की थ्योरी को एलेबोरेट किया, तब दे कम टू नो दैट हाउ वी कैन, उन्होंने बहुत सारे इस कॉन्सेप्ट पे काम करते गए टेक्नोक्रेट्स कि हाउ वी कैन कन्वर्ट मास इनटू एनर्जी। हम मास को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो उन्होंने क्या किया, रीड किया, और जब दो लाइट न्यूक्लियर को फ्यूज कर दिया गेट टुगेदर, दो लाइट न्यूक्लियर को फ्यूज कर दिया गेट टुगेदर, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट, फिर और आपका न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, इस तरह की रिएक्शन से आपने सुना है दैट लीड टू बी। इट मीन्स हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जो हमारे पास जो न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर ईरा की तरफ हम मूव कर गए। इस रिलेशन ने लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ द न्यूक्लियर ईरा की तरफ हम मूव कर गए अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। 1905 में आइंस्टाइन को मालूम नहीं था कि इन फ्यूचर में ये दिस रिलेशन लीड टू डेवलप हाइड्रोजन बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट टुडे आवर प्लैनेट इज अंडर द थ्रेट ऑफ द न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर पावर है उसके अंडर थ्रेट है। You can imagine. And then the next is the computer. Computer is the technology. आज आप देख पा रहे हैं कि आज कंप्यूटर जो आपके पॉकेट में है, आप इससे बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। इसका जो आज के कंप्यूटर है उनके जो कंप्यूटिंग एफिशिएंसी है दैट इज वेरी वेरी हाई। अगर हम बैक टू हिस्ट्री की बात करें तो बैक टू हिस्ट्री में जब आपने सुना होगा कि जब जो पहला कंप्यूटर जब डिजाइन किया गया था तो दैट वाज वेरी वीक इन साइज, लगभग एक कमरे के साइज के बराबर का था, और जो उसकी एफिशिएंसी थी दैट वाज वेरी लो। मींस हम कोई चीज उसमें उसको फीड कर देते थे तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। उस समय उसको कंप्यूशन में बहुत ज्यादा समय लगता था। आज के कंप्यूटर, आज हम सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं, राइट। तो दैट इज द डेवलपमेंट इन द फिजिक्स। फिजिक्स में जो मैंने कहा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का जो हमने कंटिन्यूसली फिजिक्स में सॉलिड स्टेट फिजिक्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स में सेमीकंडक्टर का जो है डे बाय डे हमारे जो फिजिक्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके रिसर्च एफर्ट से बहुत सारी एडवांसमेंट आई है। आज हम सिलिकॉन चिप तक पहुंच गए हैं। सिलिकॉन चिप के बाद हम पहले इंटीग्रेटेड सर्किट्स की आज हम बात करते हैं, राइट। आज हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट के बाद हम आज वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात करते हैं। तो उनकी वजह से हमारे जो डिवाइसेस हैं दे बिकम मोर एंड मोर कॉम्पैक्ट, मोर एंड मोर एफिशिएंट। और इसी तरह से आज हम बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंप्यूट कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज द फोटोसेल। अब फोटोसेल का जो डेवलपमेंट है आज के संदर्भ में अगर बात करें, प्रेजेंट संदर्भ में, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च एफर्ट्स किए जा रहे हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक फोटोसेल को डेवलप करने में, इसकी एफिशिएंसी को डेवलप करने में लगे हुए हैं। अब बात आती है कि फोटोसेल क्या है। फोटोसेल इज ए डिवाइस जो क्या करती है, सन की एनर्जी को ट्रैप करती है, जो सन की एनर्जी को ट्रैप करती है एंड चेंज दैट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। अब बात आती है कि साइंटिस्ट क्यों आज के समय के इसमें सबसे ज्यादा रिसर्च एफर्ट्स क्यों
आज के डिफरेंट वर्ल्ड की डिफरेंट साइंटिफिक कम्युनिटीज, आपके डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज हैं, सभी इसी चीज के ऊपर ज्यादा बल दे रहे हैं कि हमें we are looking towards, we have to develop, we have to explore alternate sources of energy, right? जो आज का समय है कि एनर्जी क्राइसिस बहुत, इन फ्यूचर में साइंटिस्ट्स आर अवेयर दैट इन नियर फ्यूचर देयर मे बी ए ह्यूज क्राइसिस ऑफ एनर्जी। आज हम कन्वेंशनल सोर्सेज पे डिपेंडेंट हैं, राइट? जैसे पेट्रोलियम है, आपका फॉसिल फ्यूल है, एक हम जब इनका कंटिन्यूसली हम इनको इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो इस तरह से अगर साइंटिस्ट कहते हैं कि इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन रहा तो इन आफ्टर 50 इयर्स के बाद ये जितने भी हमारे पास नेचुरल रिजर्वायर हैं ये सब डिप्लीट हो जाएंगे। देन व्हाट हैपन? तो उस वक्त क्या होगा? तो उस स्थिति को देखते हुए आज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च एफर्ट्स टू डेवलप फोटोसेल, ताकि हम सोलर एनर्जी को ट्रैप करें। अब बात ये आती है कि इसके पीछे बेसिक लॉजिक क्या है। जो फोटो सेल जो डेवलप करने का जो टेक्नोलॉजी है, इसके पीछे जो आइडिया आया, जो आइडिया जनरेट कहां से हुआ? जब आइंस्टाइन ने जब रिलेटिविटी की, एक्चुअली हिज क्रेडिट मेनली आपका रिलेटिविटी में था, बट 1921 में उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब डिस्कवर किया, उसके ऊपर उसको नोबेल अवार्ड मिला 1921 में, राइट? तो आइंस्टाइन ने क्या डिस्कवर किया? जब पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट किसी सबस्टेंस के ऊपर इंसिडेंट होती है, उसमें इतनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि वहां से वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करे, और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के बाद दूसरा जो एक, जिसको हम कहते हैं कैथोडिक और एनोडिक सर्कल, उसको कलेक्ट कर इससे एक सर्कल, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाती है, और इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट सप्लाई हो जाता है। ओके, तो अगर मान लीजिए आइंस्टाइन ने 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कवरी नहीं होता, तो शायद आज हम फोटो सेल जैसी टेक्नोलॉजी के ऊपर सोच भी नहीं सकते थे। ओके, एंड देन शिप टेक्नोलॉजी। अब सबसे पहले तो बात करेंगे कि शिप टेक्नोलॉजी से पीछे जो लॉ है फिजिक्स का, कौन सा लॉ है? दैट इज द लॉ ऑफ फ्लोटेशन ऑफ बॉडी। जब भी लॉ ऑफ फ्लोटेशन ऑफ बॉडी का जिक्र आता है तो आपको एक वैज्ञानिक का ध्यान आता है, दैट इज आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का क्या सिद्धांत है, और उस सिद्धांत से हम लीड किया लॉ ऑफ फ्लोटेशन ऑफ बॉडी। जो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल ने लीड किया लॉ ऑफ फ्लोटेशन ऑफ बॉडी। अब आर्किमिडीज ने बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स प्रेजेंट किए। उसमें इस तरह के रिजल्ट्स आप घर में भी रिपीट कर सकते हैं, किसी एक्टिविटीज के थ्रू एट योर होम। आप एक कंटेनर ले लीजिए, फिर विद दैट वाटर, उसको कंटेनर को पानी से भर दीजिए, एंड उसका जो वाटर लेवल उसको मार्क कर दीजिए, एंड देन कोई ऑब्जेक्ट लीजिए और उसके अंदर डाल दीजिए, और डालने के बाद यू विल ऑब्जर्व दैट उसमें से कुछ वाटर बाहर आ गया। उस वाटर को कलेक्ट कर लीजिए। जब वाटर को जब आपने कलेक्ट किया, तब आप देखेंगे कि यदि ऑब्जेक्ट फ्लोट कर गया तो उन दोनों के वेट को मेजर कीजिए। जो फ्लोट किया ऑब्जेक्ट है उसका वेट मेजर कीजिए, एंड देन जो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर है उन दोनों को देखिए, कंपेयर कीजिए, तो आप देखेंगे जो डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट है दैट इज हायर कंपेयर टू द वेट ऑफ द बॉडी। यदि वो डूब गया, जब आप कंपेयर करेंगे तो डूब आपका किस केस में? जब वेट डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट कम था, तो उस वक्त ऑब्जेक्ट डूब गया। ये बहुत बड़ी देन थी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल की, और उसने लीड किया टू डिजाइन शिप टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं वाटर बोट। आज से क्लियर? तो आज देख रहे हैं कि आज दैट शिप आर वेरी लार्ज इन साइज, तो दैट डिजाइन टू डेवलप शिप टेक्नोलॉजी। एंड द नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी। जो हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी में हम चाहे हाइड्रोलिक ब्रेक की बात करें, हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करें, तो इनके पीछे जो बेसिक लॉजिक कहां से आया? दैट्स द फिजिक्स। और फिजिक्स में लॉ ऑफ प्रेशर, और जो लॉ ऑफ प्रेशर किसने डिस्कवर किया? दैट इज पास्कल। तो इन सब के पीछे हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट की टेक्नोलॉजी के पीछे जो बेसिक आइडिया था वो था पास्कल का।
तो पास्कल में यहाँ पे एक एग्जांपल्स यहाँ पे देना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास कंटेनर है और इसमें फिल्ड विद वाटर, इसमें कुछ वाटर है और आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट कर दिया और मीन प्रेशर एक्सर्ट किया और दैट प्रेशर एट ए डिस्टेंस मीन्स हियर एक्स इज एट डेप्थ एक्स डेप्थ पे आपने मान लीजिए इस पॉइंट पे डिफरेंट पॉइंट्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस पॉइंट पे अगर प्रेशर P प्राइम है तो यहाँ भी P प्राइम, यहाँ भी P प्राइम। ओके, तो पास्कल ने बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स दिए कि जब हम किसी कंटेनर में फिल्ड विद वाटर, उसमें कोई फ्लूइड है, उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो प्रेशर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। तो उसको अप्लाई करके यहां से वी लीड टू दैट कि जब हम कम फोर्स अप्लाई करते हैं तो कम फोर्स अप्लाई करने से वी लिफ्ट ए हैवियर ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो फोर्स है इस लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है एक स्मॉल फोर्स मल्टीप्लाइड कई टाइम्स मल्टीप्लाई होती है। तो इट मीन्स अब पास्कल ने यहां से कहा कि इस जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उसको थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशंस थी, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो यहां से उसने ये स्टेब्लिश करने की कोर्स दिस रिलेशन स्टेब्लिश दैट व्हेन वी अप्लाई द फोर्स, जब हम किसी के ऊपर किसी ऐसी वेसल पे जिसपे कंटेनिंग सम इनक्लोज वेसल है, उसमें कुछ फ्लूइड है, उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स कई गुना इंक्रीज होते हैं, कई गुना टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। अब बात यह है कि उस कम फोर्स अप्लाई करने पे हम कैसे हैवियर ऑब्जेक्ट लिफ्ट अप करें। तो आइडिया जनरेट ऑफ दैट इज द टेक्नोलॉजी ऑफ हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट दैट इज जो आज के लेक्चर का जो लास्ट एग्जांपल है दैट इज द रॉकेट। आज देखते हैं कि जो रॉकेट है दैट इज द टेक्नोलॉजी, और जितनी भी हमारे पास जो स्पेस में एक्सप्लोरेशन हो रहा है, स्पेस साइंस में जितना भी एक्सप्लोरेशन हो रहा है उन सब के पीछे जो है दैट इज द रॉकेट, राइट। अब सबसे बड़ी बात है कि जो रॉकेट है दिस इज एक्चुअली व्हीकल, और जो रॉकेट है इसको डिजाइन के पीछे जो बेसिक आइडिया कहां से आया, टू डेवलप द रॉकेट टेक्नोलॉजी के पीछे बेसिक आइडिया कहां से आया। वी हैव टू हर्ड द नेम ऑफ न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन का आपने लॉ सुने हैं। न्यूटन्स के गति के तीन नियम है। फर्स्ट जो आपका न्यूटन्स की गति का फर्स्ट नियम, सेकेंड नियम, थर्ड नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या कहता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आई एम रिपीटिंग, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एंड जो थर्ड लॉ है न्यूटन्स की गति का जो तीसरा नियम है वो उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ऑब्जेक्ट करते हैं, मीन वी अप्लाई एक्शन, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें इक्वल और अपोजिट रिएक्शंस मिलता है, क्लियर। तो इन दो लॉ की जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आइडिया जनरेट हुआ टू डेवलप द रॉकेट टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये न्यूटन की गति के सेकंड, दूसरा और जो तीसरा नियम है उस पे वर्क करते हैं, उसके ऊपर बेस है रॉकेट। ओके, अब जो रॉकेट क्या होता है, रॉकेट का एक्चुअली दैट इज अ व्हीकल। वो क्या करता है, किसी भी चीज को कैरी का काम करता है। मान लीजिए वी हैव टू पुट ए सैटेलाइट इन द अर्थ ऑर्बिट, तो वहां तक ले जाने के लिए वी हैव टू नीड ए व्हीकल। तो रॉकेट उसके ऊपर हैज पे हम सैटेलाइट को प्लेस करते हैं और रॉकेट उसको लिफ्ट अप कर लेता है, लिफ्ट अप करता है और उसको सेट इन द अर्थ ऑर्बिटिंग, अर्थ के ऑर्बिट में पुट कर देता है। तो स्टूडेंट्स, जो आज का जो टॉपिक आपका फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, अभी तक जितना भी हमने किया, सबसे पहले हमने आज अंडरस्टैंड किया कि फिजिक्स होती क्या है, व्हाट इज टेक्नोलॉजी, और फिजिक्स और टेक्नोलॉजी कैसे एसोसिएटेड हैं। और उसके बाद मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए, और इन एग्जांपल्स के जरिए से भी आपको आजकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। देयर इज अ वेरी क्लोज एसोसिएशन बिटवीन फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। अब इसके बाद बात आती है कि फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड देन सोसाइटी। अब यहां सोसाइटी के साथ कैसे एसोसिएटेड है, अगर मैं नटसेल में बात करूं, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी बोथ आर गिविंग देयर सर्विसेज टू सोसाइटी।
ये दोनों अपनी सर्विसेज सोसाइटी के लिए दे रही हैं। जो भी जितना भी आप देख रहे हैं दैट इज ऑल मेंट फॉर द सोसाइटी। आप कंप्यूटर की बात करते हैं, आज कंप्यूटर आपके इस पॉकेट में है, तो दैट इज फॉर द सोसाइटी, राइट। आप टेक्नोलॉजी जितने भी आप चीज की बात करते हैं, स्टीम इंजन की बात करते हैं, इंजन की बात करते हैं, दैट इज द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। ओके, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी आप सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे एविएशन की बात करते हैं, ऑल थिंग्स आर फॉर सोसाइटी अल्टीमेटली। अब एज ए सोसाइटी वी हैव टू नीड टू हमें आज सोसाइटी की जो बी द पीपल बी द सोसाइटी, अब आज के समय की जो जरूरत है कि हमें फिजिक्स, वी हैव टू रिस्पेक्ट द फिजिक्स, वी हैव टू रिस्पेक्ट द टेक्नोलॉजी एंड अल्टीमेटली वी हैव टू रिस्पेक्ट द साइंस। आज की सोसाइटी की बात करें तो आज की सोसाइटी और आज से 20 इयर्स पहले की सोसाइटी में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि आज की सोसाइटी को फिजिक्स के ऊपर बहुत बहुत फेथ है। आज की सोसाइटी बिलीव ऑन द फिजिक्स। अगर मान लीजिए आज से 20 इयर्स बैक मैं बात करूं कि 20 इयर्स के बाद कि हमारी पॉकेट में ऐसी डिवाइस होगी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जब चाहें हम अपने फेलो फ्रेंड से जो इस इस अर्थ में कहीं भी किसी भी कॉर्नर पे बैठा हो उससे इंस्टेंट बात कर सकते हैं। तो एट दैट टाइम इट फील टू बी ए फॉल्स, तो उस वक्त लगता है कि फुलिस है, कि ये बहुत मूर्खता की बात है, कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कि आज से 20 साल पहले की बात करें तो उस वक्त की बात में कह रहा हूं कि आप फिजिक्स को, साइंस को फील लीजिए, 20 साल पहले चले जाइए और 20 साल आप सोचिए कि आप उस समय में हैं, और कोई व्यक्ति आपसे कहे उस वक्त कि आने वाले 20 साल के बाद एक ऐसी डिवाइस होगी जो आपके पॉकेट में होगी और आप अपने किसी भी फेलो फ्रेंड से जो इस अर्थ पे कहीं भी बैठा हो जब चाहे बात कर सकते हैं, और उस इवन दैट आप उसको पिक्टोरियल, आप आमने सामने भी उसका चेहरा भी देख सकते हैं। तो उस वक्त ये पॉसिबल, और इस चीज के ऊपर विश्वास करना पॉसिबल नहीं था। परंतु फिजिक्स दैट इज अ कंटिन्यू ग्रोइंग प्रोसेस, फिजिक्स में कभी रुकी नहीं है, ये कंटिन्यूसली अपने आप को प्रूव करती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम। आज से अगर मान लीजिए 5 साल पहले की बात करें, नया एक दूसरा एग्जांपल, तो उस वक्त हमारे जो वेदर साइंटिस्ट और जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो जब उतना ज्यादा प्रोडिक्शन नहीं कर पाते थे कि मान लीजिए कि आप वो नहीं कर कि कल का मौसम कैसा रहने वाला है, तो उनकी उस वक्त जो प्रोडिक्शन थी, जो वेदर फोरकास्ट था, वो इतना एक्यूरेट नहीं था। और आज आप बात कर रहे हैं जिस सिनेरियो में आज आप रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो प्रोडिक्शंस हैं लगभग उनके रिजल्ट 90% से ऊपर है। तो इट मीन्स वी आर डे एंड डे बाई वी आर अप्रोचिंग, और हम साइंस को डेवलप कर रहे हैं और सोसाइटी के लिए वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज फॉर द सोसाइटी। इसलिए मैंने कहा एज ए सोसाइटी, एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव टू रिस्पेक्ट फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, और इससे पहले हमें फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, साइंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर था बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था। जिन स्टूडेंट्स ने शुरू से मेरा लेक्चर अटेंड नहीं किया तो कृपया इस लेक्चर को शुरू से देखिए, क्योंकि देयर इज ए स्टोरी, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड देन society. This is a whole story.